हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं एक वायरल पेपर के द्वारा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस प्रकार से पेपर पैटर्न देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, आपके जो है 4 खंड बहुविकल्पीय के रहेंगे। 20 क्वेश्चन टोटल आपका जो है बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। और आपके सामने क्वेश्चन बहुविकल्पी आया है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन कौशल क्या है। ठीक है, जीवन कौशल क्या है, यानी आपकी लाइफ की स्किल के बारे में पूछ रहा है। तो आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये वाला, वे क्षमताएं जो व्यक्ति के लिए अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जीवन और कौशल क्या है। तो आपके लाइफ में कौशल जो स्किल्स होती है, जो नॉलेज होता है, एक तरह से कहें तो उसका क्या महत्व होता है। तो देखिए, जो कौशल होता है वो क्षमता होती है जो व्यक्ति के लिए अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक होती है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे कि जब शादी वगैरह आती है तो बहुत सारी लड़कियां जो है मेहंदी लगाती है अपने हाथों में। तो मेहंदी क्या सबसे लगवाती हैं या फिर जिसको आता है उसी से लगवाती हैं? तो आपका जवाब होगा जिसको अच्छे से लगाना आता है लोग उसी के पास जाते हैं कि हमको मेहंदी लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है, उसके पास क्यों गए हैं? क्योंकि उसके पास ना नॉलेज है, उसके पास स्किल है, तो उसी के पास लोग गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके अंदर नॉलेज, जो स्किल है, जो कौशल है, उसी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर जो कौशल ना वो एक क्षमता के अनुसार इंडिकेट कर रहा है। तो क्या है? वो क्षमता है। ठीक है, जो व्यक्ति के लिए अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार को आवश्यक होती है। मतलब आपके पास जो नॉलेज होगा उसी से जो है आप आगे अपना काम कर सकते हो और आप समझो कि समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, नैतिकता महत्वपूर्ण है। पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कि कोई ध्यान नहीं देता कि नैतिकता आखिर होती क्या है। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रबंधन के लिए नैतिकता जरूरी है। ठीक है, मध्यम स्तर के परिवर्तन के लिए भी जरूरी है और समान कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है। मतलब कि सबके लिए कहीं कहीं जरूरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, सब विषय में काम करेगा। ठीक है, देखिए 99% मैं गारंटी लेता हूँ, 99 100% नहीं, 1% कभी कभी मिस्टेक कर देता है। तो यहाँ पे मैं 99% आपसे ये कह रहा हूं कि जब किसी बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला ये सभी दिखाई दे, ये सभी दिखाई दे, तो जैसे आपको सभी दिखाई दे तो 99% केसेस में वो सही होता है। ठीक है, 99% केसेस में सही होता है। कभी कभी 1% गलत हो जाता है, बल्कि 99% सही होता है। तो अगर आपको लगता है कंफ्यूजन होती है तो आप 99 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 1% तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99% तो सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे भरोसा करिए और आप उस पर टिक कर दिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपके पास किताबें होंगी, वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ भी अभी आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि तरल आहार हो सकता है। तरल जो आहार होता है वो किस रूप में हो सकता है? क्या आंशिक तरल के रूप में हो सकता है, अर्ध तरल के रूप में हो सकता है, पूर्ण तरल के रूप में हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी भी रूप में हो सकता है। इसमें राइट आंसर आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक दिन के आहार में कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे खट्टा हो जाएगा। ठीक है, खट्टा राइट आंसर। इसमें वैसे भी लड़कियों को खट्टा ज्यादा पसंद होता है, मतलब ऐसे जो है जो तीखा उखा होती है वो पसंद ज्यादा करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की थी 1980 में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पार्ट के, आगे आ चुका है यहाँ पे। क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष के आगे वाले बच्चे को जो है टॉडलर कहा जाता है, क्योंकि टॉडलर कहा जाता है क्योंकि वे बहुत अधिक चिड़चिड़े होते हैं, या फिर मेढक की तरह फुदुक फुदुक कर चलते हैं, उनमें अधिक बोलने की प्रवृत्ति होती है, हर समय निष्क्रिय रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सॉरी बी वाला, ठीक है, ये वाला, यानी मेढक की तरह फुदुक फुदुक कर चलते हैं। तो टॉडलर कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें मेढक की तरह फुदुक फुदुक के चलते हैं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकास के प्रतिमानों की रहती है। तो विकास के जो प्रतिमान है वो क्या होता है, इसमें जो है इसमें स्थिरता रहती है, ठीक है, स्थिरता रहती है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है कि हमारे समाज में सर्वाधिक संवेदनशील समूह है। संवेदन समूह कौन सा है, तो मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, आप यहाँ पे उसको लागू कर सकते हो, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि इसमें बच्चे, वृद्ध और युवा सब संवेदनशील होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना राइट आंसर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में पहला यस गांव कब विकसित किया गया था। तो भारत में पहला जो यस ओ गांव है 1964 में, ठीक है, 1964 में। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है यस गांव, ठीक है, यानी सॉस। अब देखिए इसको सॉस पढ़िए, आप सॉस पढ़िए, ठीक है। तो अब ये सॉस हो गया है, तो आप सॉस को सॉस पढ़िए, ठीक है। और सॉस को, आपके सॉस को अच्छा अचार पसंद है, क्या पसंद है, अच्छा अचार पसंद है। महसूस करिए आपके सास को अच्छा अचार पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा मतलब छा और चार मतलब अचार, ठीक है, अचार, चार अचार हो जाएगा। तो 1964 में क्या हुआ था, सॉस गांव विकसित किया गया था। तो 1964 छा चार मतलब छा अचार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखिए यहाँ पे जो है 64 है ना, बाकी 19 तो सब में कॉमन है, तो उससे दिक्कत नहीं है। हमें जब ऑप्शन देखेंगे 64 तो हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा यस ओ यस, ठीक है, तो यस ओ यस, आपको अपनी सास नजर आएगी, ठीक है, सास नजर आएगी। उसके बाद सास को क्या पसंद है, अच्छा अचार पसंद है, अच्छा अचार छा अचार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक रंग है, तो वही ट्रिक लगाइए, प्राथमिक रंग, ये सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, फैशन डिजाइन और व्यापार किसका मिश्रण होता है। तो फिर से ट्रिक वही लगेगा, यहाँ पे उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु क्या है, इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। ट्रिक आपको काम कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि वस्तुओं की वस्तुओं की लगी धूल और चिकनाई मिलकर बनाती है। तो भाई धूल और चिकनाई जो है उस पर मिलकर मैल बनाती है, यहाँ पे मैल रहेगा, ठीक है, ये मैल बनाती है, राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, आगे है कि वस्त्रों की धुलाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई के विधि कौन सी, तो यहाँ पे सक्शन सिद्धांत का प्रयोग करना, धोना, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको बता दें यहाँ पे ये सभी विधियां भी यहाँ पे राइट हो जाएंगी, ठीक है, ये भी विधि भी आपकी काम कर जाएगी। लेकिन बहुत सारी किताबों में मैंने देखा था तो इसमें ये भी राइट आंसर दिया है, लेकिन वो फार्मूला आप ये भी लगा देंगे तब भी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए उसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी होटल का केंद्र बिंदु क्या है। तो होटल का जो केंद्र बिंदु होता है उसका प्रमुख कार्यालय होता है, जहां पे पूरा का पूरा कार्य किया था, तो होटल का कार्यालय जो है केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, होटल और रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो जो होटल और रेस्टोरेंट है वो सबसे अधिक किसको महत्व दिया जाता है, तो भैया सिंपल सी बात है, स्वच्छता और जो है स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फैशन फैड्स का अर्थ क्या है। जो फैशन फैड्स होता है ये अस्थायी होता है, ठीक है, फैशन कुछ दिन चलता है फिर इसके बाद खत्म हो जाती है, फिर नए फैशन आ जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है,
कौन सा आतिथ्य चक्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो है मनोरंजन जो है ये नहीं है, क्योंकि आतिथ्य चक्र की बात हो रही है। तो अतिथि आगमन होता है, बिल्कुल कमरे का अधिपत्य नहीं, जब तक वो रहेंगे तब तक उनका कमरा रहता है। प्रस्थान, ये सब इसके चक्र होते हैं, लेकिन मनोरंजन चक्र नहीं होता है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? तो उपभोक्ता का श्रेणी में उपभोक्ता का जो अधिकार होता है वो सुरक्षा का अधिकार होता है, जानकारी का अधिकार होता है, चयन का अधिकार होता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पे नहीं है। उपभोक्ता मतलब कि जो किसी वस्तु का उपयोग करता हो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता का अधिकार चुनाव लड़ने का नहीं, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, चुनाव। नेक्स्ट है आपके सामने एफ पी एफ पी ओ। एफ पी ओ को पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर आपका पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ सभी का उत्तर लिख दिया है, ताकि जब इसे आप पीडीएफ पाएं तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लीजिए, ऐसे देखने को क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन एक रहेगा, उसके खंड यहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन 5 है, तो 5 का और खा यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे इसको लिखेंगे अपने कॉपी में। ध्यान रखिएगा, अति लघु उत्तरीय आपको कम से कम 20 से 25 शब्दों में लिखना है, और मुश्किल से आपको इस पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगानी है, ठीक है। 1 नंबर आपको मिलेगा तो आप 20 से 25 शब्दों में ले देंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे जीवन कौशल क्या होता है उसको बता दीजिए अच्छे से, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके सामने आंसर आ चुका है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवन कौशल से आप क्या समझती हैं? तो जीवन कौशल की अगर बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे जीवन कौशल, तो सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लेंगे जीवन कौशल यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसके बाद जो यहाँ से आप अब हेडिंग बना के लिखना शुरू करेंगे। क्या? जीवन कौशल का अर्थ वे क्षमताएं, व्यवहार जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों को सामना करने और समस्याओं को हल करने, जीवन में सकारात्मक निर्णय लेने की मदद करते हैं, जैसे आत्मविश्वास, संवाद, कला, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, समस्या प्रबंधन। कितने बेहतरीन तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया मैंने, आसान शब्दों में समझ सकते हो। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जीवन कौशल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था ना, जीवन कौशल कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी नॉलेज है, कोई आपके अंदर एक ऐसी स्किल है जिसके आधार पे आपको अपना जीवन सरल लगता है, ठीक है, आसान लगता है। कैसे लगता है? जब आप किसी समस्याओं को हल करने के लिए आपके पास कौशल हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, ठीक है, तो आप समस्याओं को हल आसानी से कर ले जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। आज की डेट में हम क्या है, किसी पे निर्भर हैं, उन पे निर्भर हैं, उन पे निर्भर हैं, हम खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसी नॉलेज अपने अंदर स्टोर कर लीजिए जिससे कि आपके अंदर एक कौशल आ जाए और उसके आधार पे खुद फैसला ले सके क्या सही है क्या गलत है। तो वही है यहाँ पे जीवन कौशल। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, कुछ लाइफ में ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिसके आधार पे आप अपनी समस्याओं को हल कर सके। कोई भी परिस्थितियां आए उसका सामना कर सके, घबराए ना, डरे ना, आप इसको सामना करने को तैयार हैं, डटे रहे हमेशा, मेहनत करें आप। तो ये है आपका यहाँ पे जीवन कौशल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आपके अंदर खुद में विश्वास है कि इस बार मेरा 90+ आएगा। विश्वास है तभी तो आएगा, अगर विश्वास नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसीलिए अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाइए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, अपने लिए बनना है, अपने परिवार के लिए बनना है, अपने समाज के लिए बनना है, अपने देश को दिखाना है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। आत्मविश्वास रहेगी तो दुनिया में हर चीज आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। संवाद कला, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए ना, बोलने में हाथ पैर कांपने लगते हैं। आपको अपने अंदर एक ऐसी स्किल लानी पड़ेगी, एक ऐसी कौशल लानी पड़ेगी जिससे अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए ना तो आप बोले, बिंदास बोले और लेक्चर दे अच्छे से, और जब बोले आप तो दंग रह जाए लोग कि भाई क्या बच्चे ने बोला है, बेहतरीन तरीके से। ये संवाद का आपके अंदर होना चाहिए, यानी बोलने की जो
कला है ना, ये सबके पास नहीं होती है, बहुत कम लोग के पास होती है। आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे, अध्यापिकाएं होंगी जो बोलने के लिए उनके अंदर एक अलग सा कौशल होगा, एक बढ़िया बेहतर अंदाज में बोलते होंगे, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास, संवाद कौशल, समय प्रबंधन, बहुत सारे लोग तो टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं कि हमको इतना घंटे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है, इतना घंटा जो ये काम करना है, ये घंटा ये काम करना है, ये इतना ही काम करना है। एक टाइम मैनेजमेंट बनाकर, ये भी कौशल होता है, हर कोई समय से काम नहीं कर पाता है, तो अपने समय को समय से करना वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तनाव प्रबंधन, बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लोग, लड़कियां नहीं बहुत सारे लोग इसमें तनाव यानी टेंशन में रहते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए, टेंशन हो जाती है। बोर्ड परीक्षा आने वाले, टेंशन हो गया है, क्या करें, कैसे तैयारी करें। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन को आग लगा दो, टेंशन रहेगी तो कुछ नहीं होगा, टेंशन दूर फेंक दो, अपने आप में रिलैक्स हो जाओ और कहो कि इस बार 90+ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरा आत्मविश्वास कह रहा है, मुझे इतना विश्वास हो चुका है कि मेरा 90+ आएगा। तो ये तनाव प्रबंधन आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको उसको मुक्त कर सके। तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए किसी बात का। टेंशन होगा तो सारा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए रिलैक्स होकर, मस्त होकर, चिल्ड आउट होकर, एकदम मस्त बच्चे की तरह खेलते हंसते पेपर देने, सब कुछ अच्छा होगा, जो आप चाहोगे वैसा होगा जिस दिन आप चाह लोगे। तो चाहते ही नहीं है, और चाहते हैं तो कहीं और है, उल्टा सीधा चाहत है। तो आप समझिए और इसको अच्छे से पर्जन करिए, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। समस्या समाधान, कोई भी समस्या आती है घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, कैसे होगा। उसका समस्या आ चुकी है ना, समाधान करना पड़ेगा। अगर चोट लग गई है उसका इलाज करना पड़ेगा। तो आपको अपने आप पैरों पे खड़ा होना है और कौशल आपके अंदर विकसित करनी है। ये जीवन कौशल है, आराम से समझ सकते हैं, समझ जाओगे, आसान शब्दों में लिख पाओगे। और मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे चीजों को। आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको पता चल गया कि अब याद कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आगे भी और आपको समझ में आएगा, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कार्य से आप क्या समझती हैं? कार्य क्या होता है? वर्क। ठीक है, देखिए, कार्य का अर्थ होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया श्रम। श्रम मतलब मेहनत, मजदूरी। ठीक है, मेहनत करना, प्रयास करना। ठीक है, यह शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से हो सकता है, जैसे नौकरी, शिक्षा, घर का काम। बहुत सिंपल सेंटेंस, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है। ऐसा शब्द आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, चाहे आप ढूंढ के देख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। क्योंकि मैंने कई सारी किताबों को कलेक्ट करके अपने शब्दों में आसान सरल भाषा में लिखा है, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। कार्य देखिए कितना आसान है। कार्य क्या है? किसी उद्देश्य को, आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का कोई उद्देश्य होगा। आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाने का उद्देश्य होगा कि परिवार के लिए खाना बनाना है, तो उद्देश्य क्या हो गया? परिवार के लिए खाना बनाना। ठीक है, तो आप उस काम को, जो आप श्रम कर रहे हो, श्रम मतलब शर्माने वाला नहीं, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और प्रयास कर रहे हो कि खाना अच्छा बने, स्वादिष्ट बने। तो अब परिवार जब खाना खाएंगे तो लगेगा भाई क्या खाना बनाया है बच्चे ने, है ना। और अगर खाना कहीं खराब हो गया, उसमें बाल वाल मिल गया, या फिर कहीं नमक तेज हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो फिर चार बात सुनोगे आप लोग। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें शारीरिक, आप खाना बना रहे हो, शारीरिक मेहनत कर रहे हो। दूसरी बात, मानसिक भी मेहनत करते हैं। और तकनीकी, बहुत सारे लोग, जैसे तकनीकी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल से काम करते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उससे काम करते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है, इससे लोग काम करते हैं, तो यही जो है काम क्रिया कहलाती है, या जो है कार्य कहलाते हैं। तो जैसे नौकरी होता है, ये भी काम होता है। शिक्षा, घर का काम करना, ये सब क्या है? ये सब कार्य ही होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नियमित आहार क्या होता है? ठीक है, आइए बात करते हैं नियमित आहार के बारे में। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, छोटा छोटा आंसर है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, नियमित आहार का अर्थ प्रतिदिन उचित समय पर संतुलित और पौष्टिक भोजन करना नियमित आहार कहलाता है। सिंपल। ठीक है, यह स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। नियमित आहार का मतलब कि आप नियमित भोजन करते हैं, डेली भोजन करते हैं। तो डेली भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे और हम स्वस्थ बने रहें, इसके लिए हम भोजन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि जो है ये
उचित जो है मतलब कि उचित समय पर संतुलित पौष्टिक आहार यानी सही समय पर भोजन करने का वह समय होता है, लेकिन कोई करता नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो समय पर उस संतुलित भोजन करना, पौष्टिक आहार लेना, ये सब जो है नियमित आहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं क्यों आहार लेते हैं, क्योंकि हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान करनी होती है ताकि हम आगे काम कर सके। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जन स्वास्थ्य जन पोषण से क्या आशय है। जन पोषण की अगर बात करें तो जन पोषण, ठीक है, देखिए, समाज या समुदाय के सभी वर्गों को उचित और संतुलित आहार उपलब्ध कराना, जिनसे उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उन्हें जन पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जन मतलब क्या होता है, लोग। ठीक है, जब लोगों या समाज के समुदाय को, सभी वर्गों को उचित और संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, जिनसे उनकी जो पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उसे जन पोषण कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। समुदाय से क्या अभिप्राय है। अगर समुदाय की बात करें तो कम्युनिटी किसे कहते हैं, समुदाय क्या होता है, आइए देखते हैं समुदाय क्या होता है। देखिए, समुदाय का अर्थ एक ऐसे समूह से है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं, जैसे गांव, कॉलोनी, किसी विशेष धर्म या संस्कृति के लोग। कितना सरल शब्द, कितना आसान शब्दों मैंने लिखा है, आप समझ सकते हैं। किसी भी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। देख पाएंगे समुदाय का अर्थ क्या होता है। समुदाय एक समूह होता है। क्या होता है, एक समूह होता है जहां जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से रहते हैं। जैसे आपका गांव है ना, जहां आप रहते हो, वहां पे आप रहते हो तो वहां पे कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से मिलकर रहते हो, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे को मदद करते हो, ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब जुड़ाव क्या है, ये सब जुड़ाव समुदाय कहलाता है, कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, गांव के लोग ऐसे रहते हैं, कॉलोनी में ऐसे लोग रहते हैं, या किसी धर्म संस्कृति के जो लोग हैं जब मिलकर आपस में रहते हैं तो वही तो समुदाय कहलाता है। आपके जो सहेलियों का एक समूह होगा वो भी किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म के होंगे, तो वो क्या है, वो एक तरह से समुदाय है, आप लोग का समुदाय है। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात करते हैं। खाद्य संसाधन क्या है। खाद्य संसाधन क्या है, क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे ना, अच्छे से लिख पाओगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके जो है पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने इसको पीडीएफ को बनाया है। तो अगर आपको विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए खाद्य संसाधन को देखते हैं। तो देखिए, खाद्य संसाधन का अर्थ वे प्राकृतिक और मानव निर्मित साधन जिनसे भोजन प्राप्त होता है। खाद्य मतलब भाई जो हम यूज करते हैं, जो खाते हैं, ऐसा संसाधन, ठीक है, जो हम खाते पीते हैं, ऐसा संसाधन यानी प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होता है और मानव निर्मित भी होता है। आप भोजन बनाते हैं, शाम को खाना बनाते हैं, सुबह में खाना बनाते हैं, जब मन करे तब खाना बनाते हैं, तो मानव निर्मित साधन आपका बनाना मानव निर्मित हो गया। प्राकृतिक संसाधन जैसे हमें फल मिल रहा है, ठीक है, तो क्या है, प्राकृतिक संसाधन हो गया। जिनसे भोजन प्राप्त होता है, जैसे कृषि उत्पाद, अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मछली, ये सब प्रसंस्कृत भोजन, ये सब जो है खाद्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, परिवार क्या है भैया। सिंपल सी बात है, हम परिवार में रहते हैं और परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, परिवार को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो भाई धिक्कार है हमारे ऊपर। ठीक है, इसलिए परिवार को समझना है और परिभाषित करना है। परिवार एक सामाजिक इकाई है। परिवार क्या है, एक सामाजिक इकाई है जिनमें माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार शामिल होते हैं। गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, यह भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की देखभाल करना और उनकी जो है मदद करना शामिल होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं परिवार का मतलब, तो बस आप इतना समझ जाइए, आपके माता पिता, ठीक है, आपके जो माता पिता हैं वो, और दूसरी बात आपके भाई बहन, ठीक है, आपके भाई प्लस बहन। ध्यान रखिएगा,
वो भाई बहन जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, माता पिता के साथ में रहते हैं, इस पूरे समूह को हम परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पूरे समूह को परिवार के नाम से जानते हैं। जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे होते हैं, उनके समूह को परिवार कहा जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, परिवार में रहते हैं तो परिवार के एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इतना लिख देंगे कि एक फ्लो चार्ट बना देंगे, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है हमारे मम्मी पापा रहते हैं। ठीक है, मम्मी पापा रहते हैं और उनमें जो है उनके कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। उनके बच्चे रहते हैं, ये पूरा समूह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, आंगनबाड़ी के विषय में क्या जानती हैं? आंगनबाड़ी आपने देखा होगा, आपके एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र होगा। ठीक है, क्या होता है आंगनबाड़ी? आइए देखते हैं। आंगनबाड़ी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक, क्या है? एक योजना है। क्या? आंगनबाड़ी एक योजना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। तो उसमें जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनके पोषण से संबंधित क्या खाना है, कितना पौष्टिक आहार लेना है, ये सब, और स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो है सेवाएं प्रदान करती हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को बच्चों के विकास के लिए और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करती हैं। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र में ये काम किए जाते हैं। सिंपल भाषा, आसान शब्दों में आप समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, फैशन व्यापार से क्या आशय है? अगर बात करें फैशन व्यापार क्या होता है, तो देखिए फैशन का जमाना है, आप जानते हैं, और आप सभी को फैशन अच्छे तरीके से पता होगा, पसंद भी है अच्छी तरीके से। ठीक है, फैशन की बात करें तो यहाँ पे कपड़े, जूते, आभूषण और अन्य फैशन उत्पाद, डिजाइन, निर्माण, प्रचार, बिक्री आदि फैशन के अंतर्गत आते हैं। यह उद्योग फैशन ट्रेड्स यानी फैशन व्यापार और उपभोक्ता की मांग पर आधारित होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। मैंने अपने आंखों से देखा था, मैं एक दुकान पे कपड़ा ले रहा था, तो एक लड़का आया, वहां से एक जींस लिया। ठीक है, बढ़िया सा अच्छा सा जींस लिया, बढ़िया से 1800 का जींस था। और उसके बाद जो है उसको लेने के बाद वो ब्लेड लिया था। ठीक है, ब्लेड, और ब्लेड से उसको जो है घुटने पर जो है फाड़ दिया। ठीक, जो घुटना होता है ना, घुटना, उस पर जो है वो फाड़ दिया। मैंने कहा भाई क्या किया? तो नया नया जींस फाड़ दिया। तो भाई उसमें मतलब कि ये हुआ कि फैशन में वो अपने जींस को फाड़ दिया। ठीक है, तो लोग फैशन की जमाना है। पहले की कोई अगर कपड़ा फटा पहनता था तो कहते थे कि भैया कितना गरीब इंसान है। आखिर में नए नए कपड़े लोग फाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फैशन है, फैशन का जमाना है, और फैशन आगे आगे और बढ़ भी रहा है। तो लिख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, अतिथि, जो अतिथि होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं? तो देखिए अतिथि क्या होता है? अतिथि का अर्थ अतिथियों या मेहमानों के सम्मान और आराम प्रदान करना। ठीक है, यानी मेहमान आएंगे, उनका सम्मान करेंगे, फिर इसके बाद वो आराम फरमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मतलब एक बहुत बड़ा जो है होटल टाइप का होता है, उसे रिजॉर्ट बोलते हैं। अतिथियों की सेवा और सुविधा प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत आते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जो अतिथि होते हैं ना, अतिथि, ये बिना किसी तिथि के आते हैं, इनका कोई तिथि होता नहीं है, उन्हें अतिथि कहते हैं, जो इनका कोई तिथि ना हो। ठीक है, दूसरी बात ये है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आते हैं, तो आप उनका सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो आएंगे, ठीक है, और फिर जाएंगे। आने और जाने में जो प्रक्रिया होती है वो अतिथि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अतिथि चक्र क्या होता है। यानी उनका आगमन होता है। ठीक है, आगमन होता है, और फिर आगमन करने के बाद फिर उनका प्रस्थान होता है। ठीक है, प्रस्थान होता है, लेकिन आगमन और प्रस्थान के बीच में भी कुछ काम होते हैं, उनका रहना, ठहरना, खाना पीना, ये सारी प्रक्रिया, ये सब अतिथि चक्र के रूप में जाना जाता है। तो आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो चलिए, एक महामैराथन वीडियो है। ठीक है, महाकुंभ का महामैराथन, अगर आप इसे देख लोगे तो यहाँ से पक्का आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एहसास होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब उत्तर की हम लोग यहाँ से बात करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का महत्व बताइए। तो आपको बताना है कि नैदानिक पोषण क्या होता है और आहारिकी के अध्ययन के महत्व को बताना है। तो चलिए बताते हैं इनको।
ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, हेडिंग बना लीजिए। मैंने देखिए हेडिंग बना लिया है, नैदानिक पोषण और आहार के अध्ययन का महत्व, और यहाँ पे इसके महत्व को लिखेंगे। नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन, नैदानिक पोषण और आहारिकी का अध्ययन बीमारियों की रोकथाम, उपचार, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह सही आहार और पोषण के माध्यम से मरीजों के स्वास्थ्य के सुधारने में मदद की जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें नैदानिक पोषण, नैदानिक पोषण जो डॉक्टर के द्वारा परामर्श दी जाती है कि भाई देखो ये इंसान बीमार है तो उसको पतली खिचड़ी देना है, दलिया देना है, ये देना है, वो देना है। तो यहाँ पे जो नैदानिक पोषण होता है वो आहार चिकित्सक के अनुसार दिया जाता है। ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया कि जो आपको इंसान को बीमारी हुई है उसके रोकथाम और उपचार के लिए जो भी भोजन जो पोषण दिया जाता है वो नैदानिक पोषण के नाम से जाना जाता है। और आहार की जो भी आहार होते हैं, जो आहार दिए जाते हैं वो आहार की है। ठीक है। थोड़ा सेंटेंस यहाँ पे शुद्ध भाषा हिंदी में लिखा है भैया। तो आगे देखिए उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, एक उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा तो उसमें उदाहरण दे दीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है। जैसे डायबिटीज होती है, डायबिटीज में क्या होता है, ऐसे मरीज को कम शुगर वाले आहार की सलाह दी जाती है। उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायबिटीज किसी को होती है, कम शुगर यानी चीनी खाने, जो मीठा खाते हैं उनको कम मीठा दिया जाए, जो जिनको शुगर हो गया हो। ठीक है। मोटापा जैसे होता है तो संतुलित और कम कैलोरी वाले आहार दिया जाए, नहीं तो मोटापा और बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से आप 2 उदाहरण ले देंगे तो परफेक्ट पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग के 3 सदस्यों के उत्तरदायित्व बताइए। जो होटल के गृह व्यवस्था होते हैं उनके विभाग में 3 सदस्यों के जो है बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं 3 सदस्य क्या है। पहला है हाउस कीपिंग पर्यवेक्षक। हाउसकीपिंग की बात करें तो साफ सफाई जो काम करते हैं हाउसकीपिंग होते हैं। सभी कमरों की साफ सफाई और सजावट सुनिश्चित करना यह हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक का काम होता है। ठीक है। हाउसकीपिंग स्टाफ, अब यहाँ पे ये पर्यवेक्षक है यानी जो निरीक्षण करते हैं, जो काम करवाते हैं। ठीक है। तो वो हो गया। एक हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करें तो अतिथियों के लिए बिस्तर, पर्दे, अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना ये स्टाफ का काम होता है। और पर्यवेक्षक जो होते हैं वो साफ सफाई काम करने का, सजावट काम करने का जो है ये काम करते हैं। ठीक है। आगे है लॉन्ड्री अटेंडेंट। लॉन्ड्री अटेंडेंट जो कपड़ा धोने का काम करते हैं। तो यहाँ पे होटल के कपड़े, लिनन, अतिथियों के कपड़े धुलना, ये सब प्रेस करना, ये लॉन्ड्री वाले जो है वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट हैं जो कि होटल के 3 सदस्य होते हैं जिनका अहम भूमिका होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने है यहाँ पे, खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब होते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किन कारणों से खराब होते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या कारण होता है खराब होने का। ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप माइक्रोबियल गतिविधियां। माइक्रोबियल गतिविधियां का मतलब क्या है, अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के कारण वस्तु खराब हो जाती है। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जब उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, ठीक है, फंगस लग जाते हैं तो जो है वो खराब हो जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में ज़्यादातर खाद्य पदार्थ खराब होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें यहाँ पे भौतिक कारण। भौतिक कारण अधिक गर्मी या फिर ठंडी या जो है ठंड या नमी। तो ठंड या नमी तो कम खराब होते हैं, लेकिन गर्मी में तो अधिक खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। आप अगर खाना बनाते हो, सुबह में बनाए हो, शाम तक जो है खराब हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और एंजाइम की क्रियाशीलता कारण जो है वस्तु खराब हो जाती है कभी कभी। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं दूध का खट्टा हो जाना, फल का सड़ जाना, ये सब क्या है, ये सब जो है खाद्य पदार्थ का जो है यहाँ पे खराब होने के कारण हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कोडेक्स इंडिया क्या है। कोडेक्स इंडिया की बात करें तो कोडेक्स इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको बोलते हैं FSSAI के तहत एक निकाय है जो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। तो कोडेक्स इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे समझ जाइए इतना कि जो खाद्य सुरक्षा है ना, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत एक निकाय है। निकाय का मतलब कह सकते हैं कि एक संस्था उसकी है जिसके आधार पर खाद्य जो उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता, यानी मान लो कि कोई वस्तु मार्केट में आई है, जैसे मान लो कोई बिस्कुट आई
है तो उस बिस्कुट की गुणवत्ता क्या है, ठीक है, उस उत्पाद की क्या क्वालिटीज है उस बिस्कुट में, ठीक है, और सुरक्षा, अगर उसको खाएंगे तो क्या नुकसान करेगा, क्या फायदे करेगा, ठीक है, ये सुनिश्चित करना का काम कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने के लिए कोडेक्स इंडिया काम करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी और जीविका में अंतर बताइए। अगर नौकरी और जीविका में बात करें तो यहाँ पे देखिए नौकरी क्या होती है, यह किसी कंपनी, संगठन या सरकारी विभाग में कार्य करने से संबंधित होता है, जिसके लिए जो है निश्चित वेतन दिया जाता है। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, इनको ये नौकरी करते हैं तो इनको एक वेतन मिलता है। तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं इसको, नौकरी को। अब बात करते हैं जीविका क्या होती है। जीविका किसी भी कार्य की गतिविधियां जो व्यक्ति को धन अर्जित करने और अपना जीवन यापन करने में मदद करती है, जैसे खेती, छोटा व्यवसाय, जिससे क्या करते हैं अपने जीवन यापन चलता है, जीविका चलती रहती है उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विशेष गृह से क्या आशय है। विशेष गृह क्या होता है, तो देखिए विशेष गृह की अगर बात करें, विशेष गृह उन संस्थानों को कहा जाता है जो समाज के विशेष वर्गों की देखभाल और पुनर्वास के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अनाथालय विशेष गृह के अंतर्गत आता है, वृद्धा आश्रम, महिला पुनर्वास केंद्र, ये सब जो है आपके विशेष गृह के नाम से जाने जाते हैं। तो सिंपल भाषा में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जेंडर और लिंग यानी सेक्स से शब्दों से क्या आप समझते हो। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं इसके बारे में। अगर लिंग सेक्स की बात करें तो यहाँ पे यह एक जैविक भेद है जो पुरुष और महिला और अन्य शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है। तो आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जेंडर क्या होता है। जेंडर ये सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं और अपेक्षाएं हैं, ठीक है, पुरुष और महिला के लिए निर्धारित की जाती है। जेंडर यानी मेल है कि जो फीमेल है या फिर मेल है, तो इस प्रकार से जेंडर होता है, मेल या फीमेल, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, लिंग जन्म से तय होता है, ठीक है, लिंग जन्म से तय होता है, लेकिन जेंडर की पहचान व्यक्ति की समाज और संस्कृति पर जो है करती है। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट को समझ सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पर, टिप्पणी है, आंतरिक संप्रेषण क्या होता है। आंतरिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखना है तो आप इसको कैसे आंतरिक संप्रेषण टिप्पणी लिखेंगे। आंतरिक संप्रेषण का मतलब है किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विचारों, सूचनाओं, आदेशों को आदान प्रदान करना। संप्रेषण मतलब शुद्ध हिंदी लिखा कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना। जैसे आप किसी से फोन से बात कर रहे हो, आप किसी से जो है आप टीवी देख रहे हो, तो क्या है, ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के साधन है, संप्रेषण है। तो यहाँ पे लिखा गया है आंतरिक संप्रेषण का मतलब है कि संगठन के भीतर, ठीक है, ये कर्मचारियों के प्रबंधन के बीच विचार जो होते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उन्हीं को आंतरिक संप्रेषण के नाम से जाने जाते हैं। यह संगठन कार्य क्षमता की बेहतर बनाता है। अगर सिंपल भाषा में लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप अपने सहेलियों के बीच में एक आंतरिक बीच में अपने सहेलियों के बीच में क्या बात करते हो, क्या समझते हो, और जो है कौन से मुद्दे पर बहस होती है, वो क्या है, आंतरिक संप्रेषण होता है, संप्रेषण नहीं, कम्युनिकेशन। जब आप अपने सहेलियों के अंदर, अपने सहेलियों के बीच में कुछ बातें करते हो, कुछ ऐसे मुद्दे पर बहस होती है, चर्चा होती है, तो क्या होती है, वो आंतरिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विकास संचार क्या है, ठीक है, विकास में इसकी क्या भूमिका है। विकास संचार, डेवलपमेंट जो है कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, विकास संचार का अर्थ लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करना विकास संचार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो लोग होते हैं, लोग में सामाजिक और आर्थिक विकास के संचार के माध्यम से उपयोग कराना, वो जो है विकास संचार के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं भूमिका, तो इसमें क्या भूमिका होती है इसकी, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो है शिक्षा उसके संचार के माध्यम से ही पता चल रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में जानकारी आप ऑनलाइन सर्च कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि लोग सतर्क हो सकें उस चीज से, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाना, बहुत सारे ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए रेडियो, टीवी, ये सब प्रसारित कार्यक्रम, ये सब क्या
होते हैं? ये सब आपके विकास जो है संचार होते हैं। नेक्स्ट है अस्थाई अस्थाई शिशु केंद्र क्या होते हैं? अस्थाई शिशु केंद्र मतलब क्या होता है इसका देखिए, मतलब ये है इसमें अस्थाई शिशु केंद्र वे स्थान होते हैं जहां माता-पिता के काम के दौरान बच्चे को देखभाल होती है। ये छोटे बच्चों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। सिंपल भाषा में कहें, जिनके माता-पिता नौकरी करते हैं तो अपने बच्चों को जो है वहाँ पे उस स्थान पे जो है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सकें और वो भी अपना काम कर सके, इस प्रकार से। ठीक है, शिशु केंद्र होता है। अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्यापार के विभिन्न स्तर क्या हैं? तो इसमें व्यापार के विभिन्न स्तर जो है, ये क्वेश्चन इसमें से है। ये क्वेश्चन जो है अलग आ चुका है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो चुका है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये आपके सामने क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, पैटर्न देख लीजिए। ऐसे ही लंबे चौड़े क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन का अथवा करके भी दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें आपको जो है अथवा करके भी मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको कर सकते हैं, जो आए आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लेकिन मैं जो है आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ, आप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। 83 82 92 47 99। ठीक है, 83 82 92 47 99 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर देंगे तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।